बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ग्रेविटेशन का एक इंट्रोडक्शन देख लिया था और वहां पर हम लोगों ने जाना था कि किस तरीके से जो हमारा ग्रेविटेशन होता है वो काम करता है, किस तरीके से हमारे पास जितनी भी अर्थ के पास ये सारी फोर्स चल रही हैं ये सब किस तरीके से काम करती हैं, सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। राइट, आज हम लोग देख रहे हैं उसको एक लेवल ऊपर कर कर। क्या देख रहे हैं? एक लेवल ऊपर कर कर देख रहे हैं और उसमें हम लोग ये भी देखेंगे, अरे हीरो बेटा क्लास के अंदर चला जा। तो आज हम लोग देखेंगे कि हमारे पास और क्या क्या चीजें हैं जो हमारे पास आने वाली हैं और क्या क्या चीजें हमारे पास बुक से थोड़ी सी हटके भी चीजें रहेंगी और जो पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ी है ग्रेविटेशन की डेफिनेशन, उसकी मदद से मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करना भी सिखा दूंगा। राइट, आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं एक छोटे से पॉइंट पर जहां पर मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूं। लेट से आपके पास एक बॉडी m है और दूसरी बॉडी हमारे पास 4m की है। अब आप लोगों को ये बात तो पता है कि ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे पर कैसी फोर्स लगाएंगी बेटा? एट्रैक्टिव फोर्स लगाएंगी, क्योंकि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के तहत कोई भी दो बॉडी होती हैं वो आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं विद द फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो इसकी थ्योरी थी। अब मैं आप लोगों से पहले जो दो तीन चीजें बताई थी उसमें आपको बताता हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंट्रल फोर्स है। अब सर ये सेंट्रल फोर्स क्या होती है? तो देखो बेटा, सेंट्रल फोर्स हमारे पास वो फोर्स होती है जो हमारे पास किसी भी बॉडी के सेंटर के अलोंग लगती है। यानी कि जब भी हम लोग ग्रेविटेशन को कंसीडर कर रहे हैं तो हम लोग मान के चल रहे हैं कि इसके सेंटर से लेकर और इसके सेंटर के बीच में लगने वाली फोर्स है। ऐसा नहीं है कि यहां से और इस बॉडी के इधर के पॉइंट पे लग रहा हो या यहाँ पे कहीं पे, ऐसा कुछ नहीं। जहां पर भी हमारे पास कहानी आ रही है वो किसके बेस पे आ रही है? पूरे सेंटर के बेस पे। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। व्हाट इज मेंट बाय सेंट्रल फोर्स? इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर। तो ये कहां पर एक्ट करती है? उस लाइन पर जो कि किसको ज्वाइन कर रही है? सेंटर को, ज्वाइनिंग द सेंटर। ठीक है बच्चा, इतनी बातें क्लियर है? यहां तक तो कोई डाउट नहीं है। अब इसका मतलब ये है कि ये बॉडी भी इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये बॉडी भी इसको अट्रैक्ट कर रही है, ये बात तो तय है। तो मुझे आप ये बताओ, ये बॉडी इसको ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा या फिर ये वाली बॉडी? बॉडी 1 और बॉडी 2 में से कौन सी वाली बॉडी ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगी? 2 बॉडी ज्यादा तेजी से अट्रैक्ट करेगी। अब जो बॉडी जिसका, इसका 4m दिया था मैंने, लेट से इसका m दिया था मैंने, ठीक है बेटा। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस लेट से 6r है। क्या है? 6r। 6r कहां से? इनके सेंटर से। 6r कहां से? यहां से लेकर यहां तक की दूरी इनकी 6r है। और मैंने कहा इनका जो रेडियस था ये हमारे पास r है, इनका जो रेडियस था ये हमारे पास r। दोनों का रेडियस सेम है, मास डिफरेंट ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी चीज नहीं है। राइट, अब जब ये दोनों बॉडी आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही होंगी तो कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पर हमारे पास नेट फोर्स 0 हो जाएगी। यार सिंपल सी बात है, अगर मैं एक बॉडी को यहां से फू मारू, एक बॉडी उधर से है, तो एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जहां पे नेट वैल्यू 0 होगी नेट फोर्स की। एक लाइन के अलोंग अगर कोई चीज लग रही है तो भाई ये कह रही है कि इधर आ, ये कह रही है इधर आ, तो एक पॉइंट तो ऐसा होगा जो कि हमारे पास नेट वैल्यू 0 को लेकर आएगा। और वो नेट वैल्यू 0 किसके पास होगी बेटा? इसके पास। क्यों? क्योंकि जो ज्यादा बॉडी है उसको ज्यादा तेजी से खींच रही होगी। तो मैंने मान के चल लिया कि किसी भी r पॉइंट पर जो कि इसके सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पर है, यहां पर मेरे पास नेट फोर्स कितना हो जाता है? 0 हो जाता है। और बेटा ऐसी लाइन जहां पर हमारे पास नेट फोर्स 0 हो जाएगा, इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट। क्या बोलते हैं? न्यूट्रल पॉइंट। और ये हमारे स्पेस में कई सारे हैं। न्यूट्रल पॉइंट की खासियत क्या होती है कि न्यूट्रल पॉइंट जहां पर भी होते हैं बेटा, इन पॉइंट पर केवल और केवल पोटेंशियल एनर्जी रहती है। इन सभी पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है? 0। यानी कि यहां पर बॉडी की कोई भी वेलोसिटी नहीं रहती है। ठीक है, ये कहानी है। अब ये कहानी समझ में आ गई? यहां तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मैं आपसे पूछता हूं कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पर है? मैं आपसे पूछ रहा हूं कि न्यूट्रल पॉइंट कहां पर है? समझ में आया?
तो न्यूट्रल पॉइंट को चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक नया मास लेके आना पड़ेगा, ठीक है। तो न्यूट्रल पॉइंट पर नेट फोर्स की वैल्यू बराबर हो जाएगी, यानी कि जितना फोर्स ये लगा रहा होगा उतना फोर्स ये लगा रहा होगा। क्यों हुआ ऐसा, क्यों हुआ ऐसा, देखें, देखो दिमाग लगाते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स का इस्तेमाल करके। F बराबर फॉर्मूला बताओ क्या होता है, F इज इक्वल्स टू G M M R2 R स्क्वायर। अब देखो बेटा, अगर किसी बॉडी का मास ज्यादा है तो उसकी फोर्स ज्यादा होगी, तो इस बॉडी का मास था, इसकी फोर्स ज्यादा थी। लेकिन अगर बॉडी का डिस्टेंस बढ़ गया तो उसकी फोर्स कम हो जाएगी। देखो यहां से डिस्टेंस बढ़ गया तो इसकी फोर्स कम, बट इसका मास कम था तो मेरे को फोर्स बढ़ानी पड़ेगी। तो फोर्स बढ़ाने के लिए क्या करूंगा, मैं डिस्टेंस कम कर देता हूं ना, तो इसलिए न्यूट्रल पॉइंट इसके पास आया, क्योंकि इसकी डिस्टेंस कम कर दी हमने, ठीक है। चलो अब मैंने कहा कि इस पॉइंट की डिस्टेंस बताओ कितनी दूरी पर है, तो मैंने कहा लेट्स से एक छोटा मास m जो कि मैं इस जगह पर फेंक रहा हूं, लेट्स से कि एक छोटा मास है m जो कि मैं इस जगह पर फेंक रहा हूं, राइट। और इस पे अब लगने वाला जो फोर्स आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना हो जाएगा, देखो आप कैसे लिखेंगे, तो आप कहेंगे सर F1 बराबर F1, यानी कि जो इसके और इसके बीच में लगेगा, क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो F1 बराबर हो जाएगा G बड़ा M इंटू छोटा m अपॉन, यहां पर कितना माना है बेटा मैंने, ये R, तो ये छोटा r का स्क्वायर। अब मुझे बताओ टोटल डिस्टेंस आपको 6r दे रखे सेंटर से, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6r माइनस छोटा r। गुड बेटा, आपको समझ में आ रहा है, टोटल डिस्टेंस 6r था बेटा, मैंने यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस 6r दे रखा था, और अगर ये डिस्टेंस छोटा r मान लिया तो 6r यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा, पूरे बड़े वाले में से वाला हटा दो बस, 6r माइनस r। क्लियर है, तो ठीक है, F1 ये हो गया, तो F2 कितना हो जाएगा, इस बॉडी का इस बॉडी पर निकालूंगा, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, Gm की जगह 4m, गुड, और यहाँ पे छोटा m ही रहेगा अपॉन, वेरी गुड, 6r माइनस r का होल स्क्वायर। अब बताओ न्यूट्रल पॉइंट पे लगने वाले सभी फोर्स क्या होंगे, बराबर होंगे। तो अगर बराबर होंगे तो क्या आप F1 को F2 के इक्वल रख सकते हो, बिल्कुल रखा जा सकता है बेटा। तो ऐसे केस में आप जब F1 बराबर F2 रखते हैं तो ये दोनों वैल्यू भी आप इक्वल रख सकते हो, क्योंकि F1 की वैल्यू ये आई है, F2 की वैल्यू ये आई है बेटा। तो आपके पास क्या हो जाएगा, Gmm अपॉन R स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स Gmm अपॉन 6r माइनस r का होल स्क्वायर, राइट। मैंने कुछ भी नहीं लिखा, दोनों जो फोर्स की वैल्यू थी उनको इक्वल रख दिया है बस, राइट। और तो मैंने कुछ किया नहीं है, Gmm कट गया, यहां पर बचेगा 1 बाय आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 बाय 6r माइनस r का होल स्क्वायर। अब हो सकता हो कि आप लोग क्लास 8th में रूट अच्छे से करके ना आए हो तो आपको दिक्कतें आए, लेकिन मैं आप लोगों को बता देता हूं, मैं यहाँ पर बहुत ही बेसिक मैथ्स का इस्तेमाल करने वाला हूं। दोनों तरफ रूट ले लेता हूं, दोनों तरफ रूट लेने से क्या होगा, 1 का रूट 1 ही होता है, तो 1, r स्क्वायर का रूट क्या आ जाएगा, r, टेकिंग रूट बोथ साइड्स, बोथ साइड का मतलब इसको ऐसे कर दिया है और इसको ऐसे कर दिया है, राइट बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास 1 का रूट तो 1 आ जाएगा, r स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, r आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 4 का रूट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा बेटा, और 6r माइनस r का होल स्क्वायर में से क्या हो जाएगा, स्क्वायर उड़ जाएगा, 6r माइनस r आ जाएगा, वेरी गुड बेटा। तो 6r माइनस r आ जाएगा, क्लियर है। मल्टीप्लाई करना आता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं बेटा, इसको इधर लेके जाइए तो आपके पास क्या हो जाएगा, 6r माइनस r बराबर 2r, तो 6r इज इक्वल्स टू 3r, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो छोटा r आपसे पूछा था कितनी दूरी पर होगा, 6r बाय 3 यानी कि 2r, यानी कि जब आपके पास r की वैल्यू 2 बड़ा r के इक्वल होगी, यहां पर आपके पास क्या आएगा, न्यूट्रल पॉइंट है, यानी कि इससे 2r तो इसके सेंटर से 4r, भाई 6r माइनस r हो गया ना, r के लिए 2r है, तो इससे कितनी दूरी पर हो जाएगा, यहां वैल्यू डाल दो, r की वैल्यू इस पॉइंट से आई है, तो इससे कितनी दूरी पर न्यूट्रल पॉइंट होगा, 4r। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है इसमें, ठीक है। अब दूसरा जो हमारे पास क्वेश्चन बनते हैं वो भी बिल्कुल सेम। देखो आपको मैंने क्या बताया कि 9th क्लास है, थोड़ा एक लेवल अप होगा, लेकिन बेसिक वही है, कौन सा, ये फॉर्मूला। मैं इस फॉर्मूले के अलावा कुछ भी नहीं छेड़ रहा तुम्हारे लिए, मैं तुम लोगों को जो सिखा रहा हूं सभी इसी फॉर्मूले पे सिखा रहा हूं, एक आध चीज एक्स्ट्रा करा दूंगा, उसको हम लोग बाद में देख लेंगे, ठीक है।
अब मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि आप लोगों के पास अगर इसी फॉर्मूले में 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं तो वो किस तरीके से बन सकते हैं, आइए चेक करते हैं। तो बेटा देखो, आपसे कहता है कि आपके पास अगर 2 बॉडी दे रखी हैं और उन बॉडीज की जो मास हैं उनको डबल कर दिया है, दोनों बॉडी के, यानी कि m1 को भी डबल कर दिया मैंने एंड m2 को, दोनों को डबल कर दिया है। तो बताओ नया फोर्स कितना बनेगा। तो बेटा हमें कुछ नहीं करना होता, सबसे पहले लिखो अगर डबल ना होता यानी कि नॉर्मल केस, तो सभी केस में हमारे पास नॉर्मल केस लिख लिया करिए। तो F1 आ जाएगा आपके पास G बड़ा M छोटा m अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारे पास हर बार आप जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि हमारे पास इसमें ये कर दिया है, आप सबसे पहले F1 लिखोगे जहां पे हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, जहां पर हमने कोई भी चेंज नहीं किया है उस केस को ले लेंगे आप। और जब आप इसको लेंगे जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर को बच्चा, तो मेरे पास ये नॉर्मल वाला केस आएगा ना। लेकिन इसने बोला जब हमने दोनों बॉडी के मास को डबल कर दिया तो वो नेट फोर्स F2 हो जाएगा, नया फोर्स आएगा ना। और उस नए फोर्स को मैंने क्या मान लिया बेटा, F2। और ये जो F2 हो जाएगा कितना आएगा, G बड़े m को क्या कर दिया मैंने डबल, यानी कि 2m, छोटे m को भी मैंने डबल कर दिया 2m बाय आर स्क्वायर। तो देखो ये कितना हो गया, 2 और 2 4m। तो देखो F2 इज इक्वल टू 2 जा 4, तो 4gmm अपॉन आर स्क्वायर, राइट। अब देखो कई बार स्कूलों में सिखाते हैं कि भाई इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं आपको एक आसान चीज बता देता हूं, देखो gmm आर स्क्वायर की जगह पर आप क्या लिख सकते हो बेटा, F1 लिख सकते हो। तो क्या आप ये लिख सकते हो सिंपल F2 इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ F1, क्योंकि हमारे पास gmm अपॉन आर स्क्वायर, तो हमारी बात वही आएगी। अगर आप F1 बाय F2 कर दो, आप अगर F1 बाय F2 कर दो, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपने स्कूल में ऐसे सीख रखा हो तो। ये आया है। अब देखो बेटा ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ये तो गए, ये तो नीचे ही रहेगा। F1 बाय F2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 आ गया, तो यहां से क्या आ जाएगा, F2 इज इक्वल्स टू 4F1। कोई सा मेथड यूज कर लो, मैं इसको आसान मानता हूं इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। समझ में आ रहा है। दूसरा इसी में क्वेश्चन कह सकते हैं कि बताओ अगर एक बॉडी का मास डबल किया है, इस बार सिर्फ ओनली एक बॉडी का मास डबल किया है और डिस्टेंस जो है मैंने वो हाफ कर दिया है। क्या कर दिया है, हाफ कर दिया है, ठीक है। तो अब की बार हमारे पास क्या हो जाएगा, कुछ नहीं, यही फॉर्मूला यूज करना है। लेकिन यूज कैसे करना है एक बार दोबारा देख लेते हैं। यूज करते समय मैंने आपको बताया था भाई पहला केस तो हमारे पास सर यही बनेगा, ये हमारे पास F1 हो जाएगा। लेकिन इस बार सर F2 में झोल है, इस बार जो हमारे पास F2 आएगा वो हमारे पास आपने सिर्फ एक मास को डबल किया है, तो F2 इज इक्वल्स टू जू बड़ा m की जगह क्या आ जाएगा 2m, और दूसरे मास को हमने कोई छेड़खाई नहीं करी ना, तो आप उसको ऐसे ही रखिए बेटा g इंटू 2m इंटू m। लेकिन डिस्टेंस को हमने क्या कर दिया है, इस बार हाफ कर दिया है। और जब हमने डिस्टेंस को हाफ किया है बेटा, तो हमारे पास ये r क्या हो जाएगा, r/2। जिस बच्ची का ध्यान फोन में है वो फोन से हटा ले, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। तो ये r/2 का होल स्क्वायर हो गया, तो r/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 2 कहां पहुंच जाएगा, ऊपर पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, F2 बराबर g इंटू 2mm अपॉन आर स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 4। लेकिन 4 तो हमारे पास ऊपर पहुंच जाएगा, तो 4 ऊपर कर दीजिए, तो आपके पास F2 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8gmm अपॉन आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है बेटा F1। तो आपके पास नया जो फोर्स आया होगा वो कितना आ जाएगा 8 टाइम्स ऑफ F1 आ जाएगा। क्लियर है। और बढ़ा लो और टाइप के कर लो। भाई मैंने कहा आपसे कि 2 नई बॉडी थी, उसमें से आपके पास दोनों का मास तो कर दिया मैंने हाफ, बोथ मास क्या कर दिया मैंने हाफ कर दिया, बोथ मास हाफ, एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज, बताओ कितना करूं, 3 गुना 4 गुना 5 गुना, जो तुम्हारी मर्जी बताओ कितना करूं, हैं डबल कर दूं, डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल। तो बताओ नया फोर्स कितना होगा, ऐसे पूछ लेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, मास हाफ किया है ना बेटा हम लोगों ने। तो आप पहले तो यही क्वेश्चन करेंगे कि सर हमारे पास जो पहला मास होगा उसमें हमें कोई फॉर्मूला ही चेंज नहीं करना,
F1 इज इक्वल टू GMM अपॉन R स्क्वायर ही रखेंगे। लेकिन सर F2 में इस बार आपने दोबारा से झोल कर दिया, सर आपने इस बार फिर से फॉर्मूला बदलवा दिया हमारा। बेटा मैंने थोड़ी बदलवाया है, क्वेश्चन ने बदलवाया है। अब देखो दोनों मास को हाफ कर दिया था, यानी कि Gm/2 हो जाएगा, और दूसरा मास भी क्या हो जाएगा बेटा मेरे पास m/2 हो जाएगा। यहाँ पर R स्क्वायर है, लेकिन इस बार R को मैंने क्या करा है बेटा, डबल कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2R का होल स्क्वायर हो जाएगा बच्चा। क्लियर है? यहाँ पर मैं अगर आपको F2 निकाल के दिखाता हूं तो mm तो ऐसी हो जाएगा, ये 1/4 आ गया, और ये थर्ड टर्म है। देखो अपॉन में अगर मल्टीप्लीकेशन होती है तो वो नीचे रहती है, अगर अपॉन में डिवाइड होता है तो वो ऊपर पहुंच जाता है, ऐसे भी याद रख सकते हो। तो ये अपॉन में मल्टीप्लीकेशन ही तो हो रही है, 2R का स्क्वायर तो 2 × R ही तो हुआ है, तो ये हो जाएगा 1/4 GMM अपॉन 2R स्क्वायर का मतलब कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4R, राइट। 4 4 जा कितना हो गया 16, तो F2 इज इक्वल्स टू 1/16 टाइम्स GMM अपॉन R स्क्वायर। अब ये वैल्यू किसकी है बेटा, F1 की, तो जो आपके पास नया F2 आया वो कितना हो गया 1/16 टाइम्स ऑफ F1। तो इस तरीके से आप लोगों को 3 4 5 50 कितने भी क्वेश्चन बना के दे सकता हूं, पर इसका कोई मेरे को फायदा तो लग नहीं रहा कि अब मैं बार बार डिस्टेंस बदल दूं, मास बदल दूं, यही सब करवाता रहूं। कोई फायदा है इस चीज का? नहीं। आगे बढ़े, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई, यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है। आगे का हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक क्या है बेटा, अगला फ्री फॉल दे रखा है, इससे आगे कुछ और दे रखा है। अच्छा केपलर के बीच में लॉ दे रखे थे, है ना, केपलर के बीच में लॉ, वो मैं लास्ट में कराऊंगा आप लोग, ठीक है। थोड़े से मतलब आप लोगों के सिलेबस से हटके हैं, तो वो जो केपलर्स के लॉ हैं 3 लॉ होते हैं, मैं आपको एक क्लास देकर पूरा वो एडिशनल इंफॉर्मेशन है। आपके स्कूलों में तो टेस्ट नहीं होगी, लेकिन जैसे ही आप क्लास 11th में आओगे आपको धप्पा लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन आप लोगों को टेंशन नहीं आएगी कि आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे। चलो फ्री फॉल की बात करते हैं। देखो फ्री फॉल देखो ऐसा, ये एक मार्कर है, रेडी। इस मार्कर को मैं अब गिरा रहा हूं, गलत जगह मतलब सही जगह पर हो गया, ये बार बार ज्यादा हो रहा है ना। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये, वो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था कि मैं वहीं रोकूं, वो बस नीचे उससे नीचे ही गिर जाता, फिर मेरे को झुकना पड़ता है ना, फिर तुम लोग और मजाक उड़ाते। तो कहने का मेरा मतलब है कि आपके पास मैं फ्री फॉल करके दिखाने वाला था, और मैंने यहां पर आपने देखा कि सिंपल इसको रिलीज किया है, सिंपल मैंने इसको छोड़ा है, और ये जो छोड़ने का केस है बेटा, यही मेरे पास क्या है, फ्री फॉल। तो व्हाट इज फ्री फॉल? फ्री फॉल इज नथिंग, क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ अर्थ ग्रेविटी। बेटा यहां पर मैं फ्री फॉल अर्थ की बात कर रहा हूं ना, तो यहां पर ग्रेविटी भी आप लिख सकते हो, पर ग्रेविटी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है अर्थ के लिए, ग्रेविटी तो पूरे यूनिवर्स में फैली हुई है। तो आपका आंसर सही होगा, बट अगर मैं प्रिसीजन के पास जाऊंगा, एक्यूरेसी आपके पास थी, प्रिसीजन नहीं था, है ना, नंबर मिल जाते, बट अर्थ ग्रेविटी के अंदर ओनली, और कोई इफेक्ट नहीं आया उसमें, क्योंकि बाकी और कोई अगर इफेक्ट आएगा बेटा तो फिर उसके हिसाब से तो चेंज हो जाएगी। समझ में आ रहा है यहां पर आप लोगों को? अब देखो बेटा, अर्थ की फ्री फॉल का मतलब सिर्फ छोड़ना था। अगर मैं इसको ऐसे फेंकूंगा ना यूं, ये क्या ये फ्री फॉल होगा? नहीं, क्योंकि मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी दे दी। अच्छा मैंने इसको ऊपर फेंका, फिर ये नीचे आया, क्या ये फ्री फॉल होगा? हाँ, ये तुमने सही पकड़ लिया, क्योंकि तुमने मोशन में पकड़ रखा था, है ना। तो पकड़ रखा था मतलब पढ़ रखा था, नारायकों। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने चीजों को ऊपर फेंका, तो सर एक पॉइंट ऐसा भी तो आया होगा जब वो अपने टॉप मोस्ट पॉइंट पे गई होगी, और टॉप मोस्ट पॉइंट पे आप लोगों के पास u क्या हो गया होगा, मतलब v 0 हो गया होगा, और अगर v 0 हो गया होगा तो फिर वहां से रेस्ट से शुरू करेगा, और डाउनवर्ड जर्नी के लिए वो पोर्शन वहां से और नीचे आने तक का क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्री फॉल का आ जाएगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ और सिर्फ किसके इफेक्ट में मूव कर रही होगी, ग्रेविटी के इफेक्ट में मूव कर रही होगी। ठीक है, आगे हमसे कहता है कि आप मंजिल चढ़ना, क्या चढ़ना, मंजिल चढ़ना, एक मंजिल, और ऊपर से जाकर एक पत्थर फेंकना और एक जो है पेन फेंकना। अब मैं एक मंजिल चढ़ जाता हूं, ठीक है, और टाइट कर लेता हूं पेंट, पता पड़े नजारा कुछ और ही दिख जाए, है ना। तो मैंने यहां से जो है एक मंजिल चढ़ गया, हाँ
कोई भी कर लो, पकड़ लो, क्या फर्क पड़ना है, ज्यादा देर का एक्सपेरिमेंट तो है नहीं, जरा सा है, जरा सा एक्सपेरिमेंट है। यहाँ पर आप लोगों को कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज है, ग्रेविटेशन समझना है और उसमें आपको एक चीज को समझना है बड़े ध्यान से। मैं यहाँ से दो चीजें सेम टाइम पर छोड़ूंगा। मैं बॉटल छोड़ देता हूँ क्योंकि पेन का कैप खुल जाता है और पेन का कैप खुलने की वजह से क्या होता है, वो गिर जाएगा इधर उधर, फिर मुझे झुकना पड़ेगा, फिर तुम मेरा मजाक बनाओगे, है ना। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने दो चीजें बिल्कुल सेम हाइट से छोड़ूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कौन पहले गिरा, दिखाई भी तो है नीचे, अब दिखा रहा है नीचे गिरने के बाद, अब तो दोनों नीचे एक साथ ही गिरे होंगे। उठा कर दे मेरे को एक जना कोई, ये आएगा मोटू, उठता नहीं है, वो दूसरी बोतल गिरा रहा है पीछे। इतना भी ग्रेविटेशन नहीं पढ़ना बेटा, हैं। तो देखो बेटा, अब मैं जो है ना इस पंखे को ही बंद कर देता हूँ। यार ये पंखा यहाँ से बंद कर दो, नहीं बाल नहीं कटे, कौन कह रहा है बाल कट जाएंगे पंखे से, बेटा ये जाली लग रही है इसमें, दिखा दे बेटा, पंखा अच्छा वाला लगवा रखा है मैंने, जाली है इसमें, ये वो थोड़ी है 20वीं सदी का पंखा जिसके वो खुले रहते थे, बाल कट जाएंगे, इतनी मेहनत है बाल बढ़ा दो तो बाल कटवा दे। चलो शुरू करें, देखो ध्यान से, यहाँ पर आपको देखना है कौन पहले जाएगा, कौन पहले गया, दिख गई थी पक्का, चलो नहीं समझो तो आ गया ना, कौन पहले गिरा। अब बेटा पहले कौन गिरा, अब ऐसे ही खड़ा रहे तू, हाँ तो बेटा पहले कौन गिरा था, पेपर या बॉटल, आप लोगों के हिसाब से बॉटल पहले गिरी थी, और पेपर कैसे गिरा, बाद में गिरा, पेपर बाद में गिरा, बॉटल कैसे गिरी, पहले गिरी। पर ये बॉटल पहले क्यों गिरी, बॉटल का मास ज्यादा था, डेंसिटी, डेंसिटी, बात तो सही कह रही है पर चल जाएगा, फिर भी डर रही है बेचारी। चलो देखो बेटा ध्यान से, यहां पर अगर मैं इसी चीज को, पेपर को और इस बॉटल को वैक्यूम में लेके जाता या तो क्या वैक्यूम में भी हमारे पास मास ज्यादा होने की वजह से पहले गिरता, तो आंसर है नो, वैक्यूम के अंदर चीजें बिल्कुल सेम तरीके से गिरेंगी और जितनी देर में आपके पास बॉटल गिरी होगी उतनी देर में आपका पेपर भी नीचे गिरेगा। लेकिन यहां पर पहला सवाल आप लोगों का क्या है कि आप लोगों के पास पेपर पहले नीचे क्यों गिरा है और बॉटल जो है हमारे पास पहले, सॉरी पेपर बाद में नीचे क्यों गिरा है। तो इसके दो आंसर हैं, एक पहला तो पेपर का मास कम था जो आप लोगों ने बता दिया है, लेकिन मास पे तो ग्रेविटी डिपेंड ही नहीं करती है, ये वाली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तो सबको सेम तरीके से खींचती है। फिर क्या रीजन रहा होगा बेटा, तो दूसरा आप बोलेंगे कि सर इसका सरफेस एरिया थोड़ा ज्यादा था, सरफेस एरिया ज्यादा होने की वजह से जैसे ये नीचे आ रही थी इस पे एक एयर रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा था। कौन वर्क कर रहा था इस पे, एयर रेजिस्टेंस। कहने का मतलब ये है कि जब बेटा मैं ऐसे हाथ को नीचे लेके जा रहा हूं मुझे अभी कुछ फील नहीं हो रहा, पर बिलीव मी यहां पर एक एयर है जो कि मेरे इस हाथ को नीचे जाने से रोक रही है। ये आप केस देख सकते हो, पानी में आपका हाथ जो होगा वो क्या हो जाएगा, तेज नहीं चलता ना, क्योंकि पानी एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है, ऐसे ही हवा भी एक रेजिस्टेंस ऑफर करती है। तो हवा ने जो रेजिस्टेंस ऑफर किया था वो बॉटल के लिए क्या था, कम था, लेकिन जो हमारे पास पेपर था उसके लिए रेजिस्टेंस क्या था, ज्यादा था। अब देखो आप लोगों का कॉन्सेप्ट मैं अभी आपको उसका पेपर का भी सरफेस एरिया बॉटल इतना ही करते तो ये देखो ये क्वेश्चन इसने अच्छा पूछा है कि सर अगर पेपर का सरफेस एरिया कम कर दें तो क्या उस पर कोई फर्क पड़ेगा, हैं? फोन किसका आ रहा है, विक्की काट दे। चलो तो बेटा अब हमारे पास बहुत ही क्यूट बच्चे ने यहां से उठा दिया है इसको। अब मैं क्या करने जा रहा हूं कि इसको पेपर को, देखो तुम्हारी जो गलतफहमी मैं उसे दूर कर देता हूं। अब सर हमें कैसे पता वैक्यूम क्या होता है, मैं आप लोगों के सामने अगर अभी यहीं पे वैक्यूम बना दूं तो क्या ताली बजाओगे मेरे लिए? हाँ सर पक्का, ठीक है। सीटी मारनी है तेरे को बेटा, ये काम गलत है, ये मत करा कर, ऐसे गलत काम के लिए मैं नहीं बताता, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा वैक्यूम बनाऊंगा। अभी देखो ये मेरे को एक बुक दे दे, नहीं एक कॉपी दे दे कोई सी, इस बुक को तू पढ़ रहा होगा बेचारा। देखो बेटा अभी अगर मैं इन दोनों को नीचे छोड़ूंगा तो कौन सी चीज पहले गिरेगी, कॉपी पहले गिरेगी। चेक करें एक बार, कॉपी उठाने के लिए आएगा मोटू, उठ जा बेटा, तू कहाँ बैठा है बेटा, आज जरा वेट पतला करके ही रहूंगा मैं, अभी मास और वेट ही पढ़ना है, इसी को बुलाऊंगा मैं, इसका वेट और इसके मास में क्या डिफरेंस है।
तो बेटा ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर दोनों चीजें सेम चीज से नीचे गिरेंगी या नहीं गिरेंगी? तो देखो बेटा सिंपल सी कहानी देख लो, कौन सी पहले गिरेगी? पक्का पक्का देख लो। ओ रुक तो जाओ, खेल खत्म थोड़ी हुआ है, खेल खत्म थोड़ी हुआ है। अब कौन सा बच्चा ये कह रहा है कि हर बार कॉपी पहले गिरेगी? मानस कह रहा है। पहले तो मैं उस बच्चे का डाउट क्लियर कर दूं, एक मिनट। उस बच्चे ने कहा था कि सर अगर हम लोग इस पेपर को क्रम्बल करके फेंकते हैं तो क्या कहानी अब भी सेम रहेगी? किसी हाइट से फेंका तो अब मैं हाइट पे खड़ा हूं, नीचे तो हूं नहीं, मैं आप लोगों के सामने कोई चीटिंग तो नहीं कर रहा मैं। पहले तो मैं इस चीज को आपको सॉल्व करके दिखाता हूं कि हर बार कॉपी पहले नहीं गिरेगी। देखो वैक्यूम का मतलब क्या है? किसी भी चीज का एब्सेंस ऑफ एयर, किसी भी मीडियम का ना होना ही तो वैक्यूम होता है। अब मैंने इस पेपर को ऐसी जगह पर रखना है जहां पर क्या है? वैक्यूम है। और अगर वैक्यूम यहां पर मैं बना दूंगा, तैयार हो? ठीक है। वैक्यूम का मतलब क्या है बेटा? एब्सेंस ऑफ एयर। यहां पर अभी क्या है? ये क्या है मेरे हाथ में? ये क्या है? अब यहां पर क्या है इसके बीच में? कुछ भी बात कर रहे हो, खामखा वाली बातें कर रहे हो। कहां से तुम्हें वैक्यूम दिख रहा है? अभी से बनेगा, 2 मिनट रुको। अब देखो, यानी कि अगर इसके बीच में स्पेस है तो इसका मतलब इसके बीच में एयर है। अब अगर मैं इसके बीच से स्पेस खत्म कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा? वैक्यूम बन गया। वैक्यूम कहां बना है? इस कॉपी और इस पेपर के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, यानी कि ये चीजें तो वैक्यूम है। अब देखो मैं पेपर को एक बार छोड़ दूंगा ऊपर से तो कौन सी चीज पहले नीचे गिरेगी? कॉपी या पेपर? किसका आंसर था? कॉपी। कौन सा कह रहा है? दोनों। ये देखिए जरा, कौन पहले टच हुआ हुआ जमीन पे? कहां कॉपी कॉपी कर रहे थे? अब बताओ पेपर ही नीचे गिरेगा हर बार पहले? नहीं सर। क्या पहले अगर पेपर ऊपर रख दूंगा तो पहले कॉपी। यानी कि वैक्यूम क्या होता है? एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। और अगर मैं वैक्यूम क्रिएट कर देता हूं तो ऐसे केस में हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों पे सेम तरीके से एक्ट करता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज मास इंडिपेंडेंट। मास पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो जो सॉरी नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नॉट आई एम सॉरी ग्रेविटी 5 मैं 5 लगाऊं, उस दिन हमसे लगवाई थी। कितने लगाई थी बेटा तूने? ये लगाई थी ना? पूरी क्लास में बैठक लगाई थी ना? बता दूं रीजन पूरी पब्लिक के सामने? पूरी पब्लिक के सामने रीजन बता दूं क्या था? रहने दूं? चल छोड़ देता हूँ, बता दूं। हाँ कौन सा देखो जानते होंगे बेटा। ये तुम्हें पता है क्या करता है? ट्यूशन के बाद सीधा घर नहीं जाता, गोल्ड फ्लैक्स पीता है तू, और तू दिलवाता है उसे। ये दिलवाता है ना? ये ऐसे बच्चे हैं जो खुद नहीं बिगड़ते पर दूसरों को बिगाड़ देते हैं। इनसे तू चीज सिखा रहा हूं मैं ये बात। ट्यूशन के बाद सीधा घर जाया कर, है ना? वरना मम्मी का फोन आया ना इस बार, पूरी क्लास नहीं और लंबी उठक बैठक कराऊंगा और क्या करूंगा फिर देख लियो। हाँ अब नहीं आना चाहिए। तो बेटा वापस आ जाते हैं, अब इस बच्चे के डाउट पे आते हैं, बार बार रह जाता है। देखो इसने कहा कि सर इसको अगर मैं क्रम्बल कर देता हूं, अब देखो बेटा क्रम्बल करने से इसका सरफेस एरिया क्या हो गया? कम हो गया। और कम होने पर ये जल्दी नीचे गिर गया। क्यों गिर गया? क्योंकि इस बार जो रेजिस्टेंस लगा एयर का वो कम जगह पर लगा, आपका एरिया कम हो गया, और एरिया कम हो गया तो एयर रेजिस्टेंस कम हो गया, और अगर एयर रेजिस्टेंस कम हो गया तो आपका आंसर आ गया। तो मैंने वैक्यूम बना दिया। आप लोग हाँ अगर सर कॉपी और वो क्रम्बल पेपर एक साथ मिलाएंगे तो फिर कौन नीचे गिरेगा? नहीं फिर तो डिपेंड करेगा ना। देखो वैक्यूम में तो दोनों चीज सेम गिरेंगी, चाहे तू अपने बराबर का मास लेके आ जा। सरफेस एरिया सर लेकिन तो नोड का ज्यादा है, लेकिन उसका मास भी, यहाँ पे तो मास का भी रोल प्ले कर रहा है ना। देखो यहाँ पे मास का रोल क्यों प्ले हो रहा है मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअल में, कि हमारे पास ओके ये क्वेश्चन इसने अच्छा पूछा है, बड़ा मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन को सुनते समय। अब मेरी बात सुनो, अगर यहाँ पर बोला कि सर कॉपी का सरफेस एरिया तो ज्यादा है पर कॉपी जल्दी क्यों गिरेगी, बेटा आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि जैसे ही कॉपी नीचे आ रही है तो कॉपी भी तो एक नीचे की तरफ फोर्स लगा रही है,
डाउनवर्ड फोर्स किसकी वजह से? उसके खुद के वेट की वजह से। mg, वो आपको मैं जब वेट समझाऊंगा, मास एंड वेट अगली क्लास में, तब समझाऊंगा। सारी चीजें ही बता दूंगा, तुम्हारा तो मजा खराब हो जाएगा, इसलिए हम वेट के लिए रुकेंगे। आज हमें ग्रेविटेशन ही पढ़ना है, अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो मैं नीचे तो जाता हूँ, कैमरा सेट करता हूँ, रेडी सेट गो। फर्स्ट फ्लोर से मैं नीचे आ रहा हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी ने क्या लिखा था, फर्स्ट फ्लोर से आपको पत्थर और पता नहीं क्या क्या फेंकना है, ठीक है। सो लेट मी सेट द कैमरा फॉर यू पीपल एंड देन वी विल बी डिस्कसिंग द थिंग्स लेटर ऑन, ठीक है। चलिए बैठिए बेटा, थैंक यू सो मच फॉर होल्डिंग द कैमरा। बस बच्चा बैठ जा, थैंक यू। हट जाऊं सामने से? छोटी सी क्लास है ना बेटा हमारी, अभी करेंगे इसको, जब तक तुम 12th में आओगे काफी बड़ी क्लास बन जाएगी। चलिए स्टार्ट करें, ओके। सो नाउ, अब जो इस बच्चे का क्वेश्चन है उससे अब हम सभी को ग्रेविटेशन पढ़ने में काफी आसानी होगी। क्यों आसानी होगी? देखो, अब हम लोग जो पढ़ रहे हैं, सब क्या पढ़ रहे हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ रहे हैं। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है F इज इक्वल्स टू G, ये इस ऑब्जेक्ट को, ये जो पेपर था, ये जो कॉपी थी या कुछ भी था, इसको अट्रैक्ट कौन कर रहा था? अर्थ अट्रैक्ट कर रही थी। यानी कि एक बॉडी तो हमारे पास हो गई अर्थ, और दूसरी बॉडी कौन सी होगी? हमारा मास ऑफ पेपर, मास ऑफ एनीथिंग, जो भी चीज थी हमारे पास। तो GMM, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, अपॉन में R स्क्वायर। बट ये जो हमारे पास R आएगा, ये किसका आएगा? रेडियस ऑफ अर्थ का आएगा। अभी तो यहाँ पे दो बॉडी, तो इसकी अर्थ के सेंटर से अगर बात करो, मैंने क्या बोला था? ग्रेविटेशनल फोर्स है एक, सेंट्रल फोर्स है। और सेंट्रल फोर्स है तो यानी कि अर्थ थोड़ी अट्रैक्ट कर रही होगी, अर्थ का सेंटर अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो बेसिकली ये R, अब अर्थ के सेंटर से मैं कितनी दूरी पर खड़ा हूं? इतनी सी ऊपर खड़ा हूं बस। तो मैं इस हाइट को नेग्लेक्ट कर सकता हूं। तो मैं इस हाइट, कहने का मतलब ये, समंदर में से एक बाल्टी पानी निकाल दे तो समंदर पर क्या फर्क पड़ा? कुछ नहीं। इतना तो नेग्लेक्ट कर जा सकता है ना, इतना तो नेग्लेक्ट कर सकते हैं ना। तो यहां पर भी यही कहानी थी, मैं इतनी सी हाइट के ऊपर खड़ा था, तो मैं R के लिए जो हाइट थी ये वाली, ये नेग्लेक्ट की जा सकती है। कहीं आप कह दोगे सर डिस्टेंस ये वाला ले ले, यहां से लेकर यहां तक का, नहीं। ग्रेविटेशनल फोर्स कैसी फोर्स है? डिस्टेंस कहां से लेंगे? सेंटर के अर्थ से लेकर यहां तक। कहानी क्लियर आ रही है? समझ, कंफ्यूजन तो नहीं है ना कोई? कि दो बॉडी जो है ना, इस बार वो एक अर्थ है और एक दूसरा मास। अगर दो बॉडी, सिर्फ इन दोनों की बात करूंगा तो अब थोड़ी सेंटर ऑफ अर्थ लूंगा मैं, अब तो इनके और इसके बीच का डिस्टेंस होगा उसको लूंगा मैं। बट क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एक सेंटर फोर्स है, इसलिए मैं उसकी डिस्टेंस कहां से ले रहा हूं? उसके सेंटर से। क्लियर है कहानी? ठीक है बच्चा, अब यहां पर आप लगा दीजिए अपना F की जगह पर क्या लिख सकता हूं? MA। F इज इक्वल्स टू MA, पर बच्चा पढ़ रखा है, अच्छी बात है। A यहां पर क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और उसी को मैं क्या लिख दूंगा? mg। जो A था एक्सेलरेशन, वो एक्सेलरेशन किसकी वजह से था? ग्रेविटी। अब मैं समझाऊंगा कि वो एक्सेलरेशन क्यों है, टेंशन ना लो बिल्कुल भी। आप कहोगे कि सर इसको एक्सेलरेशन ही क्यों लिया, तो हो सकता है क्लास लंबी चले, पर मैं आपको सारे समझा दूं, ठीक है। तो ये mg इज इक्वल्स टू GM अपॉन R स्क्वायर। बच्चा कोई डाउट? क्या इस m से मैं इस m को उड़ा सकता हूं? ये हमारे पास g की वैल्यू कौन सी वाली है? एक्सेलरेशन। वो कह रहा है छोटे वाले की, हाँ चल। अब बात जब सारी ये कहते हो कि सर आपने बताया तो सारी बात का एंड ही हो जाता है, हमारी क्या गलती है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है, ये किसके इक्वल आ जाएगी? g। ग्रेविटी, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ये वाला, इसकी वैल्यू 10 की पावर -11। मास ऑफ अर्थ बेटा आपको याद रखना है 6 इंटू 10 की पावर 24 kg, ठीक है। तो इंटू 6 इंटू 10 की पावर 24 अपॉन में रेडियस 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर होता है, 6400 किलोमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर देना, 6.4 10 की पावर 6 आ जाएगा। सॉल्व कर देना, और बहुत टाइम लगेगा बेटा कैलकुलेशन करने में, काफी टफ कैलकुलेशन है, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, मुझे तो वैल्यू याद है। हैंड्स प्रूफ। तो जो g की वैल्यू है हमारे पास कितनी आई बेटा? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गई। बट सर आपने हमें ये चीज नहीं बताई कि आपने इसको एक्सेलरेशन क्यों बोला? ये तो सिंपल नीचे आ रही थी, ये तो सिंपल नीचे आ रही थी। नहीं बेटा, नहीं बेटा, ये सिंपल नीचे नहीं आ रही थी। मैं आपको एक बार दोबारा समझाता हूं कि अगर आप लोगों के पास ये ऐसे नीचे आ रही थी, हर पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो रही थी? चेंज हो रही थी। जैसे से नीचे आ रही थी चीजें तेज हो जाती हैं। डेमो देखना है किसी ने?
देखना है, यहाँ पे खड़ा होना पड़ेगा किसी को, होगा? तू खड़ा होगा, आजा बेटा आजा, तेरे को आज बलि का बकरा बनाएंगे, आज किसका आ रहा है? अब एयरटेल को छोड़ो, ठीक है? अच्छा अब मेरी बात सुनो, इसको बंद कर देते हैं, पहले इसको बंद कर देते हैं। तो आप लोगों की फरमाइश पे बच्चे ने बोला है कि सर मुझे बताओ कि वेलोसिटी कैसे बढ़ रही है। यहाँ बैठ बेटा, यहाँ आज, शाबाश। अब बेटा देखो, तुम लोगों के चक्कर में मैंने ये कराया है, अब तुम लोगों के चक्कर में क्या होगा, बेचारा इस बच्चे के सर पे लगेगी चोट। बेटा सर पे हाथ रख ले, मेरा नहीं अपना, हाँ कुछ तो होगा। अब देखो बेटा, दो कहानी है, सिंपल सी बात है कि मैं एक बार इसके बोतल यहां से छोड़ रहा हूं, ठीक है? 1 2 3 लगी? नहीं लगी, ज्यादा तेज नहीं लगी बच्चे को। लेकिन अब देखो जरा कैमरे में दिखा दे बेटा, ऐसे पकड़ के ऐसी खींच दे, तो ये पकड़ लेना ऐसी बस। अब बता दियो बेटा सच्ची सच्ची, यहाँ देखो भाई कितनी हाइट है मैक्सिमम, ठीक है? बताइए सच्ची बताइयो, पहले वाले में तेज लगी है, दूसरे वाले में तेज? दूसरे वाले में तेज लगी। दूसरे वाले में क्यों तेज लगी? अब बैठ जा बेटा, इतना सो मच। अब देखो इसने क्या बोला कि दूसरे वाले में तेज लगी है, और बेटा आई एम सॉरी बट जितना कुर्बानी मैं देता हूं उतना कभी कभार तुम भी देते हो, कोई दिक्कत थोड़ी हो जाएगी क्या बेटा? नो चिल्ड्रन इज हार्म ड्यूरिंग दिस वीडियो, ठीक है? हाँ जी, क्या हो रहा है? सर लंबे हो गए? कहाँ लंबे हो गए? अच्छा इधर देखो फटाफट से, खामोखा दुखती हुई नब्ज पे हाथ रख देती है। इधर देखो जरा एक बार ध्यान से। अब क्या हो रहा था कि जैसे जैसे बेटा ऊपर से हाइट बढ़ती है ना, तो नीचे आने पर वेलोसिटी तेज होती चली जाती है। यानी कि समय के साथ साथ वेलोसिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। यानी कि वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। और ये किसका फॉर्मूला हुआ करता था? एक्सेलरेशन का। इसीलिए मैंने इसको क्या बोला? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। समझ में आ गया? ये एक्चुअली चेंज इन वेलोसिटी तो है समय के साथ साथ, और समय के साथ साथ वेलोसिटी का चेंज होना मतलब क्या? ये बात क्लियर है? ठीक है, तो नहीं ठीक है, चेक कर रहा था मैं कुछ। ये कहानी क्लियर है? ये क्लियर है? अब इसके आगे की जो कहानी है वो सारी हम लोग कब करेंगे? अगली क्लास में कर लेंगे, यानी कि परसों। ठीक है, तो आज के लिए सारी चीजें क्लियर है, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर है। जी की वैल्यू कैसे निकालनी है, क्या निकालनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फ्री फॉल के केस में समझ गए सारा कुछ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है पर कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ा है। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच। वो खड़ा था ना लायक।